कहने के लिए हम लाखों किलोमीटर दूर चांद पर, मंगल पर अपने कई मिशंस को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया भर के स्पेस प्रोग्राम में हमारा भी अब नाम हो चुका है। खनिजों को हम खोज रहे हैं, रहस्यों का पता लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके सामने आज एक ऐसी कहानी पेश करूं जिसमें हम धरती पर कुछ किलोमीटर के दायरे में ही एक इंसान को नहीं खोज पाए और आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, वो भी 9 साल पहले, उसके बारे में अगर हम पता ना कर पाए तो फिर हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे कहां तक पहुंचे हैं। 15 अक्टूबर साल 2016 की एक सुबह, जब जेएनयू में पक्षी, पशु सब चीख और चिल्ला रहे थे। आखिरी बार जब वो देखा गया तो वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। 15 अक्टूबर साल 2016। इस सुबह करीब करीब शांत माहौल था, लेकिन सबके मुंह पर चुप चुप सी एक आवाज गूंज रही थी। वो ये थी कि आखिरकार नजीब कहां चला गया। सुबह की शुरुआत इसी सनसनी खबर के साथ हुई। हर तरफ सिर्फ एक चर्चा थी, नजीब का क्या कुछ पता चला? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इससे बीती रात, यानी इस सुबह से बीती रात, आखिरकार हुआ क्या था? और फिर 9 साल बाद सीबीआई, दिल्ली पुलिस, तमाम इंटेलिजेंस की सर्विसेज, किसी के हाथ अब तक कोई सुराग क्यों नहीं लगा? और फिर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को बंद करने तक के लिए कह दिया, वो भी सीबीआई की दरख्वास्त पर। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है और इस कहानी में हम नजीब के बारे में समझेंगे, सुनेंगे और ये पता करेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। 9 साल बीत गए, लेकिन नजीब का नसीब अब तक क्यों ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने माँ बाप से मिल पाए? और क्या नजीब है या फिर उसके साथ कोई हादसा हुआ है? कहानी को सुनते वक्त हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कह रहे हो कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस कहानी में किसी अपने को रखिएगा या फिर खुद को रखिएगा और सोचिएगा कि आपके माता पिता आपको खोज रहे हैं। माही मंडवी हॉस्टल का कमरा नंबर 106 खाली था। वहां रहने वाला 27 वर्षीय छात्र नजीब अहमद अचानक लापता हो गया था। ना फोन, ना बैग, ना कोई चिट्ठी, जैसे वो हवा में घुल गया हो। नजीब अहमद अब से कुछ दिन पहले ही, यानी साल 2016 में जब यह घटना हुई, उससे कुछ दिन पहले ही एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आया था। काफी होनहार छात्र बताया जाता है। लेकिन जब वो एडमिशन लेता है, उसी दिन से वो विवादों के घेरे में आ जाता है। जेएनयू की एक वो रात जो सवेरा नहीं देख पाई, यानी 14 अक्टूबर साल 2016। इसी रात के वक्त ठीक वही हॉस्टल, माही मंडवी, इसी में कमरा नंबर 106। छात्रों का कुछ विवाद धीरे धीरे तीखी आलोचनाओं, तीखी झड़पों में तब्दील हो जाता है और फिर धीरे धीरे यह बहस मारपीट तक जा पहुंचती है। आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़े हुए कुछ छात्रों ने उस पर हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा था नजीब को पीटा गया, उसके चेहरे पर खून थे, वो चीख रहा था, मुझे मार देंगे ये लोग। रात बीती, अंधेरा छंट चुका था। अब एक नई सुबह होने वाली थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे तक उस कमरे के दरवाजे तक दस्तक देती हैं। इसके बाद कुछ छात्र नजीब से मिलने के लिए उसके किवाड़ की कुंडी को ठक ठक करते हैं। ठक ठक की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, क्योंकि उस वक्त ना कोई नजीब था, ना ही दरवाजा खोलने के लिए अंदर कोई इंसान। नजीब गायब था। क्या उसे रूम की ये दीवारें निगल गई या फिर धरती फट गई?
और वो समा गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं, ना हमारी जांच एजेंसियों के पास। नजीब की मां उसी दिन से चीख चीख कर चिल्ला रही है, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। लेकिन कहते हैं कि जब एक इंसान लाचार हो जाता है तो उसके सामने सिस्टम भी अपने कान और आंख मूंद लेता है। आप चीखिए चिल्लाइए, आप शोर मचाइए, आपकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि वास्तव में आपकी आवाज सिर्फ आपके मुंह से निकल रही है, लेकिन सिस्टम के कान और नाक बंद हो चुकी हैं। नजीब की मां फातिमा नफीस को खबर मिली तो वो तुरंत दिल्ली पहुंची। जेएनयू प्रशासन से लेकर दिल्ली पुलिस तक सभी ने पहले इसे स्वेच्छा से गायब होना बताया, लेकिन नजीब की मां को यकीन था उसका बेटा डर कर भागा नहीं, उसे भगाया गया। वो छुपा नहीं, उसे छिपाया गया। जब मामला बढ़ा तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, फिर एसआईटी और अंत में सीबीआई जांच में लगी। फोन ट्रेसिंग, सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशनों की जांच, मेट्रो की खोज, हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। साल 2018 में सीबीआई की रिपोर्ट आती है जिसमें संदेह और सन्नाटा छाया हुआ है। कोर्ट में जब सीबीआई की रिपोर्ट दाखिल होती है तो अदालत का एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है अब इस केस को बंद किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है ठोस सबूत नहीं मिला, नजीब का कोई अता पता नहीं, हो सकता है उसने खुद विश्वविद्यालय छोड़ दिया हो। यह रिपोर्ट कोर्ट में सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। हालांकि एक बात और कही गई कोर्ट के द्वारा कि अगर भविष्य में नजीब को लेकर कोई सुराग मिलता है तो इस केस को दोबारा खोल दिया जाएगा और जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन नजीब की मां, जेएनयू के छात्र लगातार इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे, लगातार वो आवाज उठाते रहे। नजीब की मां फातिमा ये कहती रही कि वो अपने बेटे को वापस लाकर रहेंगी। एक मां की लड़ाई कहती है मुझे नहीं, मेरे बेटे को ढूंढो। नजीब की मां फातिमा नफीस आज भी अपने बेटे की तस्वीर लेकर हर मोर्चे पर आवाज उठाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अब नजीब की एक बार फिर से चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल एक बार फिर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को बंद करने के लिए कह दिया है, क्योंकि दोबारा से जब इस मामले को खोला गया तो फिर से जांच एजेंसियों के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हम चांद पर तमाम तरीकों के खनिजों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम कुछ किलोमीटर के दायरे में एक नजीब, एक इंसान, एक छात्र, उसको ढूंढने में नाकामयाब है। सुनवाते हैं आपको, जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका क्या कुछ कहना है। आज दिल्ली कोर्ट ने जो फातिमा अम्मी का प्रोटेस्ट पिटीशन को खारिज किया, ये हम लोगों ने पहले दिन से जो बात बोला सीबीआई को लेकर, दिल्ली पुलिस को लेकर, जिस तरीके का जांच इन लोगों ने नजीब के मामले में ढीलापन दिखाया, नॉन सीरियसनेस दिखाया, और दूसरी तरफ जो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नजीब के ऊपर हमला किया, उनको प्रोटेक्ट और उनको शील्ड करने की पूरी जो कोशिश की गई, और जिस तरीके से इन संस्थानों ने इस पूरे न्याय की लड़ाई में और नजीब का एक प्रोफाइल को एक कम्युनलाइज करने का और एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने का, डिलेजिटिमाइज करने की पूरी प्रयास किया है, इसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये है, डिसअपॉइंटिंग ये है कि कोर्ट ने सीबीआई की बात को मान लिया और सीबीआई की इस इंक्वायरी के अंदर जो बहुत कमियां थी, जो बार बार हमने अपने वकील के माध्यम से भी लीगली भी और पॉलिटिकली उठाया, उसको एक तरीके से दरकिनार किया, स्वीकार जरूर किया एक तौर पे ये कहते हुए कि अगर सीबीआई कभी भी कोई नया एविडेंस लेके आएगा, कोर्ट के सामने आएगा, तो कोर्ट उस जांच को स्वीकार करेगा। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जब सारा एविडेंस सीबीआई के सामने था, जब सारा एविडेंस दिल्ली पुलिस के सामने था, उन्होंने नजीब के मामले में एक तरीके का सरकार का ही और एबीवीपी का ही बचाव करने की पूरी प्रयास किया। और आज भी इस देश के सबसे बेहतरीन अपने आप को कहने वाले संस्थाओं को मालूम ही नहीं है कि नजीब कहाँ गया, नजीब के साथ क्या हुआ है। अभी हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। अम्मी जब भी जिस तरीके से भी इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है, जेएनयू छात्रों की तरफ से, देश भर के छात्रों की तरफ से हम लोगों के उनके समर्थन रहेगा, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आपने उन्हें सुना। अब सवाल
सवाल यह है कि क्या नजीब डर कर वहां से भाग गया या फिर उसे जबरदस्ती भगाया गया। सवाल नंबर 2, क्या विश्वविद्यालय की राजनीति में एक होनहार छात्र कुर्बान हो गया। सवाल नंबर 3, क्यों जांच एजेंसियां इतने सालों बाद भी उसको लेकर एक सुराग तक नहीं ढूंढ पाई। सवाल नंबर 4, क्या कोई जानबूझकर नजीब की इस कहानी को दबा रहा है। फिलहाल भारत में बढ़ते क्राइम और उसके बाद जांच को लेकर तरीके तरीके के सवाल पहले से ही खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब एक छात्र जो करीब 9 साल से लापता है, उसे लेकर जब हमारी जांच एजेंसियां अपने हाथ को खड़ा कर देती हैं और कहती हैं हम नहीं ढूंढ पाए या हमें कोई सुराग नहीं मिला, तब यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहां हैं, जिसका दमखम हम लगातार अपने नए भारत को लेकर देते रहते हैं। उस सिलसिले में नए भारत में क्या हम एक व्यक्ति को ढूंढने में ही अपने आप को नाकामयाब करार दे रहे हैं? और फिर विश्व पटल पर इस खबर को लेकर क्या कुछ चल रहा होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नजीब की इस कहानी को लेकर? अपने विचार जरूर शेयर करिएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज के क्राइम कथा में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।